हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज का यह दूसरा क्लास है। पहले वीडियो को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। उम्मीद है यह वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आपको काफी पसंद आने वाला है। बहुत कुछ नया आप यहाँ से सीखने वाले हो। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 30 डिस्कस कर चुके थे और उससे आगे के क्वेश्चंस को हमें देखना है। देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाला है, क्या कुछ पूछा गया था 2024 इंटरमीडिएट साइंस में। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसमें लिखा गया है कि ही कैन नॉट पुट डैश विद सच इंसल्ट, और ऑप्शन दिया गया है ऑफ, अप, डाउन, फ्रॉम। जब आपको यहाँ पे देख कर पा रहे हो क्वेश्चन को, जहाँ पे आपको चीजों को भरना है, फिल करना है, आप देखोगे तो यहाँ फुट के बाद भरना है और विथ, फुट और विथ के बीच में डालना है। मतलब एक प्रेपोजिशन से पहले जो ऑप्शन दिया गया वो भी प्रेपोजिशन का है, उसको ही डालना है। इसका मतलब डेफिनेटली यह कोई फ्रेज है, क्योंकि दो प्रेपोजिशंस जनरली तो एक साथ नहीं आएंगे, वो एक फ्रेज का निर्माण करेंगे। अब ऑप्शन को चेक करते हैं। पुट ऑफ विथ नहीं होता, कभी भी पुट ऑफ होता है ओ डबल एफ, और जिसका अर्थ होता है किसी चीज को डालना। पुट अप विथ ये होता है, और पुट अप विथ का अर्थ होता है किसी चीज को सहना, किसी चीज को बर्दाश्त करना। पुट डाउन विथ नहीं होता, पुट डाउन होता है, पुट डाउन विथ नहीं होता है। तो आपका ये ऑप्शन अभी तक और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पुट अप, सॉरी, पुट फ्रॉम विथ भी नहीं होता है, इस ये भी कोई फ्रेज नहीं बनाता, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सही आंसर है आप, और तब इसका मीनिंग है ही कैन नॉट पुट अप विद सच इंसल्ट। वो ऐसे अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह ऐसे अपमान को सह नहीं सकता, या फिर वह ऐसे अपमान के साथ नहीं रह सकता। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 पे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 पे दिया गया है नाइदर ऑफ द टू मेन डैश डन दिस। आपका ऑप्शन है हैव, हैज, मे और शुड। सबसे पहले आप देखो, जहां पे आपको फिल करना है उसके बाद कौन सा शब्द आया और उसके पहले कौन सा शब्द आया। ये दोनों वर्ड्स को जब आप देखोगे तो आपके ऑप्शंस ऐसे ही छटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जहां पे आपको फिल करना होता है उसके बाद और उसके पहले वाले वर्ड्स की बड़ी अहमियत रहती है। आप देखोगे तो यहाँ पे डन लिखा गया है, जो डू का थर्ड फॉर्म है। ये बात जानते हैं ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आप मे यूज नहीं कर सकते, आप शुड यूज नहीं कर सकते। रीजन क्या है भैया? तो रीजन ये है कि मॉडल्स के बाद आने वाला वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, वो भी1 के रूप में रहता है ना। मॉडल्स के बाद जब आप बी लगाओगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है, मॉडल्स के बाद जब आप हैव लगाओगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है। लेकिन मॉडल्स यदि अकेला, मॉडल समझ रहे हैं ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू आता है। मॉडल्स के बाद आने वाला वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है, इसलिए आपका सी और डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बच गया ए हैव और बी हैज। अब ध्यान देंगे यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है, यहाँ क्या लिखा गया? नाइदर ऑफ द टू मैन। आप यह भी जानते होंगे एच, एवरी, आइदर, नाइदर सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर रहता है, और ऐसी स्थिति में हैव तो वर्ब है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चार ऑप्शन दिए गए और जिस भी ऑप्शन का स्पेलिंग सही है वही हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हो तो ये एक्चुअली रिजेम्बलेंस की स्पेलिंग दिख रही है, और रिजेम्बल, रिजेम्बल में आर आई तो नहीं होता है, तो पहले आप ए वाले ऑप्शन को और डी वाले ऑप्शन को इनकरेक्ट कर दो। अब बच गए दो ऑप्शन, रिजेम्बलेंस और रिजेम्बलेंस। ध्यान देंगे, ब्लेंस, बी एल ए एन सी, यहाँ क्या लिखा है? BLIENC। एकदम बकवास ऑप्शन है, या तो देख करके भी आप आसानी से बता सकते थे कि सही आंसर सी रहने वाला है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 पे लिखा गया है ही सेड टू रीता, MIL, ही सेड टू रीता
MIL। और यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि ये नरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसे इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए। अगर आपने नरेशन पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो नरेशन का पहला वीडियो अपलोड हो गया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां जाकर के देख लो। एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से नरेशन मैंने पढ़ाना शुरू करा है। इसकी पहली वीडियो अपलोड हो गई, दूसरी वीडियो भी जल्दी अपलोड करी जाएगी, बढ़िया से आप देख लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन को। ही सेड टू रीता MIL। आप देखोगे यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो दिया गया, नरेशन में जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो दो हिस्सों में होते हैं, उसमें दो सेंटेंस होते हैं। इसमें पहले वाले पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर रहते हैं, इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। दूसरा वाला हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है, उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच में जिस प्रकार का सेंटेंस दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच में जिस प्रकार का आपको सेंटेंस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग रूल्स को अप्लाई करते हैं। आप देखोगे तो लिखा MIL, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसका मतलब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब जो रहता है से, सेज या सेट, उसको हम लोग आस्क या आस्क में बदलते हैं। से रहे तो आस्क में बदलिए, सेज रहे तो आस्क में बदलिए, और सेड रहे तो आस्क में बदलिए। यहाँ पे आप देख लो भैया, आस्क वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, तो पहले आप इसको हटा दो, आप इसको हटा दो, यहां भी आप इसको हटा दो, तो सिर्फ एकमात्र रिपोर्टिंग वर्ब को जब आपने चेंज करा तो आपको सही आंसर मिल गया यहाँ पे, सी, ही आस्क्ड रीता इफ ही वाज इल, है ना। इसको आप बनाना भी सीख सकते हैं। जैसे सेट को आपने आस्क में चेंज कर दिया, टू हट जाता है, जो ऑब्जेक्ट है आप उसको लिख देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है और उसे आपको चेंज करना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आप जानते हैं दो तरह के होते हैं। अफर्मेटिव, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक, वो सेंटेंस होता है यस नो क्वेश्चंस का या फिर WH क्वेश्चन का। जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, WH क्वेश्चन WH वर्ब से शुरू होता है। तो ध्यान रहे कि जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो नरेशन चेंज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास के बदले हमें इफ या वेदर का प्रयोग करना होता है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इफ का प्रयोग किया है, फिर आप क्या करते हो, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलते हो। जैसे MIL लिखा गया है, इसको आप असर्टिव में चेंज करोगे तो IML हो जाएगा, है ना। MIL का असर्टिव क्या हो जाएगा, IML। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में लिखा गया है ही, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, ही। अब यहाँ पे आपका I पहले दिख रहा है, लेकिन ये हो क्या गया, IM। अब यहाँ पे आप देखोगे तो M है। और जब चेंज ऑफ टेंस होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो चेंज ऑफ टेंस भी होगा, और चेंज ऑफ टेंस होगा तो एम इज आर को बदलते हैं वाज वेयर में, तो फिर एम किस में बदल जाएगा भैया, वाज में। फिर इन लिखा है ना। तो इस हिसाब से तो पहले ही आप समझ चुके हैं कि करेक्ट ऑप्शन सी है, लेकिन आई होप मेरे एक्सप्लेन करने के बाद आपको और भी बेहतर ढंग से समझ आ गया हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34 तक तो हम लोग देख ही चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे क्या कुछ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 पे फाइंड आउट द थिंग्स, है ना। और ऑप्शन दिया गया है डिस्कार्ड, डिस्कार्डिंग, विल डिस्कार्ड और डिस्कार्डेड। हमने अभी अभी बताया कि जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स का कोई क्वेश्चन रहे, जहां आपको वर्ब से भरना हो, आर्टिकल से भरना हो, या और भी किसी चीज से खाली स्थान को भरना है, तो जहां पे भरना है उसके ठीक पहले वाला शब्द और उसके ठीक बाद वाला शब्द बड़ा मैटर करता है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, उसको समझने की जरूरत होती है। अब देखो लिखा है फाइंड आउट डैश थिंग्स, डिस्कार्ड थिंग, डिस्कार्डिंग थिंग्स, विल डिस्कार्डेड थिंग्स और डिस्कार्डेड थिंग्स। अब यहाँ पे देखो द लगा गया है, द लिखा गया है, और आप जानते हो ना कि द का प्रयोग तो जनरली नाउन के लिए होता है, और नाउन के लिए होगा तो भैया विल डिस्कार्ड तो कोई नाउन नहीं बनाएगा, है ना।
डिस्कार्ड वर्ब ही है और वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है, ये नाउन नहीं बनाएगा। अब नाउन बन सकता है डिस्कार्डिंग से और डिस्कार्डेड से। अगर आपने वर्ब को सही से पढ़ा है तो आपने उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स को जरूर पढ़ा होगा, है ना। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड आता है। और जिरंड जो रहता है वो फोर्थ फॉर्म में होता है, आईएनजी फॉर्म में होता है ना। और उसमें पार्टिसिपल जो होता है ईडी या ईएन फॉर्म में होता है। इन्फिनेटिव जो होता है 2+V1 के फॉर्म में होता है। तो अब आप देखो कि फाइंड आउट डैश थिंग्स, पहले आपने डिस्कार्ड को हटा दिया, फिर आपने विल डिस्कार्ड को हटा दिया। दो ऑप्शन आपके सामने है, डिस्कार्डिंग थिंग्स और डिस्कार्डेड थिंग्स। मतलब डिस्कार्ड का एक अर्थ होता है खारिज करना, छाटना, अलग करना, ये मीनिंग होते हैं। तो ऐसी चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए कह रहा है जो डिस्कार्डेड है ना। ऐसे आपका सही ऑप्शन यहाँ क्या है बच्चे, डी है। डिस्कार्डिंग आप जनरली यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि भैया थिंग्स आगे दिया गया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 35 समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 से आप देखो लिखा है श्रीलंका इज ए डैश आइलैंड, है ना। ऑप्शन दिया गया ए एंड द, नो आर्टिकल। आर्टिकल का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे फिल करना है आर्टिकल से। ध्यान रहे आर्टिकल का रूल है कि जनरली हम किसी आइलैंड के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो भैया श्रीलंका एक आइलैंड का नाम है तो इसके पहले तो लगाया भी नहीं है ना। और आइलैंड का ग्रुप हो तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द श्रीलंका लिखेंगे गलत हो जाएगा, द जावा लिखेंगे गलत हो जाएगा, द सुमात्रा लिखेंगे गलत हो जाएगा, द इंडोनेशिया लिखेंगे गलत हो जाएगा, लेकिन जो द जमैका लिखेंगे गलत हो जाएगा। लेकिन जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है मतलब द्वीपों का जो समूह है, जैसे द वेस्ट इंडीज सही है, द अंडमान निकोबार ये सही है ना। जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है और श्रीलंका ही आइलैंड है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि आर्टिकल के क्वेश्चंस में द का प्रयोग आप तब तक नहीं करें जब तक आपको द यूज करने का सफिशिएंट रीजन नहीं मिल जाता है, सही कारण नहीं मिल जाता है। अदरवाइज आप ऐसे ही द का प्रयोग करने लगे तो फिर आपसे क्वेश्चंस गलत होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आइलैंड के पहले द लगाने का कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम द को गलत करेंगे। श्रीलंका ही आइलैंड ऐसी बात तो नहीं है, तो आप द को हटा दीजिए। ए और एन में से आप चुन सकते हैं आइलैंड। ध्यान देंगे बच्चे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आइलैंड, है ना। और आइलैंड देखोगे आप ओ से शुरू हो रहा है मतलब ये वोकल साउंड है, और वोकल साउंड के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, तो इसको आप गलत कर दीजिए। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गिव मी समथिंग टू ईट दैश आई शैल डाई ऑफ हंगर। मुझे खाने को कुछ दो, मैं भूख से या भूख के कारण मर जाऊंगा। बीच में जो है ऑप्शन दिया गया है एल्स, कैन, फॉर और बट। चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले आप इस ऑप्शन को गलत करो। पूछोगे क्यों, क्यों गलत करें भैया, तो आप देखो यहाँ एक सब्जेक्ट है, इसके पहले मॉडल्स है और ठीक बाद में मॉडल्स है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पर्सनल प्रोनाउन के ठीक पहले मॉडल आ जाए ठीक बाद मॉडल आ जाए, ये नहीं हो सकता। आप ये गलत कर दो। अब है कि गिव मी समथिंग टू ईट एल्स आई शैल डाई ऑफ हंगर। मुझे कुछ खाने को दे दो अन्यथा मैं भूख से मर जाऊंगा। ये सही लग रहा है लेकिन अभी आगे देखिए, गिव समथिंग टू ईट फॉर आई शैल डाई ऑफ हंगर। मुझे कुछ खाने को दे दो अदरवाइज, सॉरी अदरवाइज तो है ही नहीं, फॉर आई शैल डाई हंगर, इसके लिए मैं भूख से मर जाऊंगा। बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। गिव समथिंग टू ईट बट आई शैल डाई ऑफ हंगर। मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो लेकिन मैं भूख से मर जाऊंगा। एकदम बकवास लग रहा है। तो आपका सही आंसर वही जो आप सोच रहे हैं, इल्स आई शैल डाई ऑफ हंगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 तक हम देख चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे क्या कुछ लिखा गया है। लिखा है ऑल हिज डैश इज स्टोलन। ऑल हिज डैश इज स्टोलन। चार ऑप्शन है, लगेजेस, बेड्स, लगेज और फर्नीचर्स।
ध्यान देंगे बच्चों, लगेज कलेक्टिव नाउन है, वह खुद ही प्लूरल होता है और इसलिए लगेजेज नहीं होता। लगेज में एस या ईएस जोड़कर आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। एक और ऑप्शन को आप इनकरेक्ट कर दीजिए पहले, फर्नीचर्स। फर्नीचर कलेक्टिव नाउन है और ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, और फर्नीचर का कभी प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होता। ध्यान देंगे, फर्नीचर प्लूरल ही होता है। कलेक्टिव नाउन है, उसमें एक से अधिक चीजें ही आती है। एक चीज को आप फर्नीचर नहीं बोल सकते, सिर्फ टेबल को फर्नीचर नहीं बोला जा सकता, सिर्फ चेयर को जो है फर्नीचर नहीं बोला जा सकता, कई चीजों को मिलाकर के फर्नीचर कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए और डी गलत हो गया। दो ऑप्शन बच रहा है, बेड्स और लगेज। ऑल हिज डैश इज स्टोलन, उसके सारे बेड्स। ध्यान देंगे, बेड का भी प्लूरल नहीं होता। तो आपका सही आंसर क्या है? लगेज। लगेज का मतलब क्या है भैया? सामान। लगेज का अर्थ क्या है? सामान। तो उसके सारे सामान जो है चोरी हो गए, चोरी कर लिए गए। सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 39 पे देखोगे, लिखा है आई बॉट डैश अ शर्ट। आई बॉट डैश ए शर्ट। ऑप्शन है इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और माईसेल्फ। ध्यान देंगे बच्चों, सेल्फ और सेल्फ्स वाले शब्द आइदर वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या फिर वह एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ध्यान देना है। और चूंकि हमें यहाँ पे सेल्फ और सेल्फ वाले शब्द को पढ़ना है, चूज करना है, तो हमें सब्जेक्ट को देखना जरूरी है। क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आई के लिए माई सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हरसेल्फ, इट के लिए इटसेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होता है। बिकॉज यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। जो प्लूरल होगा उसमें सेल्फ जोड़ा जाएगा, जो सिंगुलर होगा उसमें सेल्फ जोड़ा जाएगा, है ना। वी के लिए आवर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, लेकिन ही के लिए हिमसेल्फ, क्योंकि ही सिंगुलर है ना। तो आप देख लो भैया कि आई लिखा गया है, तो आई के लिए सही क्या होगा? तो माई सेल्फ होगा। एक बार में आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आप ए बी और सी को हटा दो, है ना। आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं, लिखा गया सी इज वेरी डल, सी कैन नॉट पास। सी इज वेरी डल, सी कैन नॉट पास। वो काफी सुस्त है। डल का अर्थ होता है सुस्त होना, धीमा होना। सी कैन नॉट पास, वो पास नहीं कर सकती है, वो सफल नहीं हो सकती है। ऐसा सेंटेंस दिया गया और इन सेंटेंसेस को, इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर कोई एक सेंटेंस यहाँ पे देखना है कि वो क्या हो सकता है। तो चलिए ध्यान देंगे, अगर आपने कभी रिमूव टू पढ़ा है ना, रिमूव टू पढ़ा है, तो आपको ये ध्यान होगा कि जैसे कोई सेंटेंस लिखा गया, राम इज टू वीक टू रन फास्ट। अगर आपने रिमूव टू पढ़ा होगा, जैसे राम इज टू वीक टू रन फास्ट, इसको जब आप चेंज करते हैं, यहां से टू हटाते हैं, रिमूव करते हैं टू को, तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो जाता है, राम इज सो सॉरी वीक है ना यहाँ पे, राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। इस तरह से चीजें हो जाती है। तो आप इस पैटर्न पर आप देख लोगे तो एक ऑप्शन आपको सही नजर आ जाएगा। मैं पहले इसको यहां से इरेज कर दूं ताकि देखना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। आप देखोगे यहाँ पे, हाँ, तो सी इज टू डल टू पास, ये सही लग रहा है। डल इज सी टू पास, बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। टू पास इज सी डल टू, मतलब सेंटेंस का कोई पैटर्न ही नहीं है कि टू पास इज सी टू डल, ये कोई पैटर्न नहीं है, गलत हो जाएगा। टू डल इज टू पास सी, सब्जेक्ट को लास्ट में लिखा जा रहा है भैया, हटा दो आप इसको, ये सही लग रहा है। सी इज टू डल टू पास। अब इसको जब आप रिमूव टू करोगे, टू को आप हटाओगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए, सी इज, और इस टू के बदले सो का प्रयोग करते हैं, तो सी इज सो। फिर क्या होगा? डल, इस टू के जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। फिर आप सब्जेक्ट को लिखते हो सी, टेंस के मुताबिक कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग करते हो भैया। तो यहाँ पे आप चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आप कैन नॉट का प्रयोग करोगे, और फिर
पास हो जाएगा। आप देख लो इससे आपका मैच कर रहा है, सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 पे देखिए, प्रवीण डज नॉट डैश विद मोहन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जो आप सोच रहे हो ना वही आंसर भी है यहाँ पे, है ना। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, डज लिखा गया है, और आप जानते हैं ना कि डू, डज और डिड के ठीक बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा। आप देख लो, एग्रीड, एग्री टू, एग्री और एग्रीइंग। पहले तो आप इस सारे को गलत कर दो, सही आंसर वही है जो आपने सोचा है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 पे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 42 पे लिखा गया कि वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज, है ना। वी मेट, हम लोग मिले, ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से, डैश आवर हॉलीडेज, तो बहुत सारे लोगों से मिले हम लोग। ऑन आवर हॉलीडे, ध्यान देंगे बच्चे, ऑन का प्रयोग जनरली डे और डेट के लिए होता है ना। जैसे ऑन मंडे, ऑन 15th ऑफ अगस्त, है ना। इसका प्रयोग ओकेजन, फेस्टिवल को डिनोट करने के लिए भी होता है, लेकिन भैया वो सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा गया है, हॉलीडेज, छुट्टियों, प्लूरल नंबर में है, तो आप ऑन को हटा दीजिए। एट का प्रयोग ऐसी स्थिति में आप नहीं कर सकते। ऐसे एट का प्रयोग जो है एक प्रेपोजिशन के तौर पर रेट को, स्पीड को बताने के लिए होता है ना। और नेक्स्ट है बाय, तो वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल। बाय का प्रयोग जो है टाइम को डिनोट करने के लिए होता है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस में होता है, तक के अर्थ में होता है। वैसे आप जानते हैं ना कि बाय का प्रयोग के द्वारा के सेंस में जनरली आप करते हैं, है ना। लेकिन बाय का प्रयोग तक के अर्थ में भी होता है, कब, जब फ्यूचर टेंस रहे। जैसे राम शाम तक लौट आएगा, है ना, तो राम विल रिटर्न बाय द इवनिंग, है ना। राम 12 बजे तक या काम समाप्त कर लेगा, तो राम विल फिनिश दिस वर्क बाय 12 o'clock। तो फ्यूचर टेंस में तक के लिए बाय का प्रयोग करा जाता है। और यहाँ आप देख लो ना भैया, मेट लिखा है, मेट मतलब वह मीट का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, और पास्ट जब होगा तो फिर आप बाय का तो प्रयोग कर नहीं सकते, तो आपका एक ऑप्शन बच रहा है, एक्चुअली ड्यूरिंग होना चाहिए, और ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान, के दरमियान, ये अवधि को डिनोट करने के लिए होता है। और हॉलीडेज कह रहा है तो ये एक ड्यूरेशन है, ये एक दिन की बात नहीं कर रहा, ये एक अवधि की बात कर रहा, एक से अधिक दिनों की बात कर रहा है। और तब इसका मीनिंग आप देखो कि वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, अपने छुट्टियों के दरमियान, अपनी छुट्टियों के दौरान हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले। सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे लिखा है हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो, उनमें जो सही पैसिव है इस सेंटेंस के लिए, उसे हमें फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करना है तो आप थोड़ा देख लो, यहाँ पे समझ लो। जो अगर आपने वॉइस पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो जा, पढ़ा है तो ठीक है, बढ़िया है, आप समझ गए होंगे क्या करना है आपने। नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा बता दूंगा आपको, थोड़ी सी बात, बेसिक सी बात वॉइस के बारे में। ध्यान देने कि वॉइस में दो चार बातों को हमें जनरली फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसको ढंग से फॉलो कर लेते हैं तो ऑप्शन में कम से कम आप छांट जरूर लोगे। भले आपसे ना बने, बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पूरी बात को, लेकिन ऑप्शन में छांटने के लिए कुछ बातों को ध्यान देना है। ध्यान देना कि जो एक्टिव का सेंटेंस जो होता है, उसका जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। एक्टिव का वर्ब कुछ भी रहे, पैसिव का वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा, और आवश्यकता अनुसार फिर हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो एक बार रिपीट कर दूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, हमेशा भीतर लगेगा, आवश्यकता अनुसार बाय का प्रयोग होगा। ठीक है। एक्टिव का सेंटेंस, एक और बात ध्यान रखेंगे कि एक्टिव का सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के हो सकता है, लेकिन कभी भी पैसिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो पैसिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही। आप यहां पे देखो एक्टिव में क्या लिखा गया है, हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, उसके प्रोग्रेस से मुझे संतुष्टि मिली, उसने उन्नति करा तो मुझे संतुष्टि मिली। हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी। आप देखोगे यहाँ पे सेटिस्फाइड लिखा गया जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो सेटिस्फाइड ही है।
सेटिस्फाई के लिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या सेटिस्फाइड है। तो आप कैसे समझ गए कि हाँ भैया ये सेकंड फॉर्म है ना। तो ध्यान रहे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जब आता है तो इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, वो थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता। और याद रहे कि जब भी एक्टिव में V2 रहेगा तो पैसिव में was या were रहना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट सॉरी सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये सिंपल पास्ट है तो उसके पैसिव में वाज या वेयर का प्रयोग होगा। अब आप देख लो यहाँ पे वाज वेयर वाला ऑप्शन कौन कौन सा है। तो पहले आप ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, क्योंकि यहाँ एम लिखा है यहाँ हैव लिखा है। अब बच गया आई वाज सेटिस्फाइंग विद हिज प्रोग्रेस और आई वाज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस। ध्यान रहे अभी अभी बताया कि एक्टिव का वर्ब कुछ भी रहे पैसिव में हमेशा V3 लगेगा। V3 लगेगा तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सही आंसर है आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि द एंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसल्ड एज पीपल वर अगेंस्ट द मैरिज। ऑप्शन लिखा है कि सम, द सम, लिटिल और द फ्यू। मतलब एंगेजमेंट पार्टी को कैंसिल कर दिया गया। जो एंगेजमेंट पार्टी थी, जो रिंग सेरेमनी थी, उसको कैंसिल कर दिया गया एज चूंकि डैश पीपल वर अगेंस्ट द मैरिज, क्योंकि डैश लोग जो है शादी के खिलाफ थे, है ना। तो कौन से लोग भैया शादी के खिलाफ थे। तो ध्यान दो पहला ऑप्शन है सम, दूसरा है द सम। देखो द सम नहीं होता है, सम ऑफ द हो सकता है ना। द सम नहीं होता है, ये इनकरेक्ट हो गया। लोग है तो लिटिल नहीं होगा, है ना। जेंडर ये तो पर्सन के लिए नहीं आता है तो आप इसको हटा दे। द फ्यू नहीं होगा, ये भी पर्सन के लिए नहीं आ सकता है। तो क्या बच गया तुम्हारा आंसर सम हो गया। द एंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसिल्ड एज सम पीपल वर अगेंस्ट द मैरिज। एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल कर दी गई क्योंकि कुछ लोग शादी के खिलाफ थे। समझ गए आप। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 पे देखें क्या कुछ दिया गया है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 पे रमेश हैज बीन एब्सेंट डैश फ्राइडे। रमेश हैज बीन एब्सेंट डैश फ्राइडे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंस, फ्रॉम, फॉर और बाय में से आपको चुनना है। यहां ध्यान दे दो आप, यहां क्या लिखा गया है भैया, यहां लिखा गया है हैज बीन। और हैज बीन जब लिखा गया है तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये प्रेजेंट हो या पास्ट हो, ध्यान दे दोगे कि हैज है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अब आपको टाइमिंग दी गई है फ्राइडे, सही प्रेपोजिशन आपको चुनना है। तो आप जानते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप लोग जनरली सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। और सिंस या फॉर का जब आप प्रयोग करोगे तो आप यहां से बाय को हटा दो, आप यहां से फ्रॉम को हटा दो। अब ध्यान देना है फ्राइडे लिखा गया है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समझते हैं ना। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। ये लॉजिक एकदम बकवास है, ऐसे आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। आप सीधी सी बात समझ लो कि जो टाइमिंग दी गई है, अगर वो टाइमिंग वाकई किसी टाइमिंग का नाम है तो फिर सिंस का प्रयोग करना है। और टाइमिंग जो दी गई है वो नाम नहीं है तो फॉर का प्रयोग करना है। अब जैसे अगर मैं कह दूं सोमवार से, नाम है सिंस लगेगा। मैं कह दूं 4 दिनों से, किसी भी दिन का नाम 4 दिन नहीं है, फॉर लगेगा। जैसे मैं कह दूं जनवरी से, सिंस लगेगा। मैं कह दूं 5 महीने से, फॉर लगेगा, क्योंकि 5 महीना किसी भी महीने का नाम नहीं है ना। अगर मैं कह दूं 11 बजे से तो भैया 11 तो बजता है, लेकिन मैं कह दूं 11 घंटे से तो 11 घंटा तो नहीं बजता है। आप ये तो नहीं कर सकते कि 11 घंटा बजा है, 11 बजा है, 11 घंटा तो नहीं बजता है। मैं कह दूं सुबह से, सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि सुबह नाम है। अगर मैं कह दूं बहुत देर से, फॉर का प्रयोग होगा, बहुत देर किसी समय का नाम नहीं है। मैं कह दूं दोपहर से, समय का नाम है, सिंस का प्रयोग होगा। मैंने कह दिया कुछ समय से तो किसी समय का नाम कुछ समय नहीं है तो फिर फॉर का प्रयोग होगा। तो दिया गया टाइमिंग अगर वाकई नाम है तो सिंस का प्रयोग करना है, और वो नाम नहीं है तो फॉर का प्रयोग करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे फ्राइडे लिखा गया है, ये नाम है टाइमिंग का, तो आप सिंस का प्रयोग करोगे, फॉर एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। चिकन एंड राइस दैट्स माय फेवरेट डिश।
चिकन एंड राइस दैट्स माय फेवरेट डिश। आप में से भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट डिश चिकन और राइस होगा। चिकन एंड राइस मतलब चिकन और चावल, मतलब देहाती में मुर्गा भात है। तो बहुत सारे लोगों का फेवरेट डिश रहने वाला है। लेकिन अगर आपका फेवरेट डिश है तो आप मुझे कमेंट करके पहले बता दो कि इसमें सही आंसर क्या रहने वाला है ना। और अगर आपने बता दिया हो, कमेंट कर दिया हो, वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो अगर समझ रहे हो तो मैं आपको सही आंसर पे लेके चलता हूं। बच्चे, आपने अगर कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल पढ़ा हो, कंपाउंड नाउन जनरली सिंगुलर होते हैं और इनके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? तो दो शब्द एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में आएगा, नाउन के रूप में आएगा और वो दोनों मिलकर किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाएगा, तो उसे आप कंपाउंड नाउन कहोगे। अब जैसे देखो, चिकन अलग चीज है, राइस अलग चीज है, लेकिन ये दोनों मिलाकर के एक डिश का नाम है, एक भोजन का नाम है। कि क्या खाए हो, तो ये तो नहीं कहोगे कि मुर्गा खाए, ये तो नहीं कहोगे कि चावल खाए। अगर ये खाया है तो आप क्या कहोगे? चावल और चिकन खाए हैं। तो ये एक ही डिश का बात कर रहा है, और जब ये एक ही डिश की बात कर रहा है तो ये सिंगुलर होगा। जैसे राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। राइस एंड करी, दाल भात, है ना, चावल दाल, ये दोनों एक मिलकर के एक ही डिश का निर्माण करते हैं। जैसे हैमर एंड चीजल, छेनी हथौड़ी, ये कंपाउंड नाउन के अंतर्गत आते हैं। और जैसे सॉक्स एंड शूज, ये कंपाउंड नाउन के अंदर आते हैं। और कंपाउंड नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो हैव को आप पहले हटा दो, आर को आप पहले हटा दो। अब यहाँ पे हैड है और यहाँ इज है। हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों, जबकि इज सिंगुलर है। हैड का प्रयोग आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए आपको वर्ब चाहिए। क्या यहाँ पर कोई वर्ब दिया गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। आप इसको हटा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज चिकन एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 पे लिखा गया है कि नडाल वॉन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे जो चीजें दी गई है उसको मैं थोड़ा स्लाइड करके ऊपर कर ले रहा हूँ। आप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, समझने का प्रयास करिए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया गया कि एक सेंटेंस दिया है, नडाल वॉन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस, और इसके लिए कह रहा है कि सही नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा। थोड़ा सा रुकिए और समझिए। ध्यान दें कि बच्चों, जब आप सेंटेंस का इंटरचेंज करते हैं, उसको परस्पर बदलाव करते हैं, तो वहां पे सेंटेंस के मीनिंग नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि अगर मीनिंग बदल गया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जनरली जब इंटरचेंज करते हैं हम सेंटेंसेस का, तो उसमें टेंस भी नहीं बदलना चाहिए। अगर टेंस बदल गया तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो टेंस भी नहीं बदलना चाहिए। आप एक बार टेंस के आधार पे चेक कर लो कि सही क्या होने वाला आपका। यहाँ पे देखो क्या है भैया, वॉन लिखा है, और वॉन जो लिखा है ये विन का सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म है मतलब ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, है ना। और पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो पास्ट वाले ऑप्शन आपको चाहिए, तो पास्ट वाले ऑप्शन चाहिए तो हटा दो। और मीनिंग भी चेक कर लो कि नडाल डज नॉट विन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस। पहले कह रहे हैं नडाल वॉन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस। नडाल पेरिस में खेले गए सारे मैच को जीता है, नडाल ने। राफेल नडाल का नाम सुना होगा आपने, टेनिस स्टार है वो। तो क्या कह रहा है कि नडाल वॉन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस। नडाल ने वो सारे मैचेस जीते जो पेरिस में खेले गए। और पहला ऑप्शन कह रहा है कि नडाल डज नॉट विन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस। नडाल जो है पेरिस में खेले गए सारे मैच नहीं जीते, तो मीनिंग तो चेंज हो गया, गलत हो गया आपका। नडाल डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस। नडाल पेरिस में खेले गए किसी भी मैच को नहीं हारा है। नहीं हारा है मतलब सारे मैच को जीता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव है तो नॉट तो चाहिए भैया। अब ध्यान देना है, सब में नॉट है। अगला ऑप्शन चेक करेंगे, नडाल वाज नॉट एबल टू लूज एनी मैच प्लेड इन पेरिस। आप ध्यान देना है कि नडाल पेरिस में खेले गए एक भी मैच को जीतने में, सॉरी, क्या फिर से लूज, हाँ, हारने में सक्षम नहीं था, बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। नडाल हैड लॉस्ट एनी मैच, नडाल ने कोई मैच हारा था, है ना। मैं हारा था, नॉट प्लेड इन पेरिस, जो पेरिस में नहीं खेला गया था। एकदम ऑप्शन गलत है, सही आंसर आपका है बी। आप देख रहे हो, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, टेंस भी आपका बिल्कुल चेंज
नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, लिखा गया है ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब हमें जो सेंटेंस दिख रहा है ये नरेशन को चेंज करने का है, डायरेक्ट दिया गया है, इनडायरेक्ट में हमें इसे बदलना है। अब आप देखो अभी एक क्वेश्चन पीछे भी था नरेशन का, मैंने उसके बारे में भी बताया था कि जब भी नरेशन के क्वेश्चन को आप बनाओ तो सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच को देखो, रिपोर्टेड स्पीच को देखकर ये समझ लो पहले कि किस तरह का सेंटेंस है, जिस तरह का सेंटेंस होगा रूल्स रेगुलेशन भी उसी तरह के अप्लाई करने हैं। आप देखो सेंटेंस एक सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप है, और ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं भैया, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। और असर्टिव सेंटेंस अगर दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड को टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलेंगे। ध्यान रहे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तभी ये बदलाव संभव है। अब देखो भैया यहाँ क्या लिखा है, सेज, सेज लिखा है और इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, तो आप क्या बदल दोगे इसको टेल्स में। तो पहले आप देख लो टेल्स वाला ऑप्शन कौन सा है, एकमात्र ऑप्शन है। आपने सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल गया कि he tells me that I am his friend। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा आपको वीडियो में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे के क्वेश्चंस में क्या कुछ दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 49 पे लिखा गया है we should think that this matter deeply, we should think that this matter deeply by, in, over और of। चार ऑप्शन आपको दिए गए, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए, बाय दिस मैटर, इस मैटर के द्वारा गलत है, इन दिस मैटर, इस मैटर में ये अभी ठीक लग रहा है, ओवर दिस मैटर, इस मैटर के ऊपर हमें सोचना चाहिए, ये भी सही लग रहा है, ऑफ दिस मैटर ये तो नहीं होगा। प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग जो है जनरली हम से के अर्थ में करते हैं जब कोई वस्तु या व्यक्ति अपने सतह से जो है ऊपर की ओर उठे, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि एरोप्लेन का हवाई अड्डे से उड़ना टेक ऑफ कहलाता है, सतह से हटने की बात होती है। आप इसको यहां से हटा दो, आपके दो ऑप्शन सही लग रहे हैं कि वी शुड थिंक इन दिस मैटर, वी शुड थिंक ओवर दिस मैटर, दोनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा सही लगना चाहिए वो होना चाहिए ओवर, कि वी शुड थिंक ओवर दिस मैटर, हमें इस मैटर पे सोचना चाहिए, मैटर पे सोचना चाहिए, मैटर में नहीं सोचा जाता, मैटर पे सोचना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्लियर हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू रीड बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच की चीजों को पढ़ना, है ना। ये एक फ्रेज दिया गया है टू रीड बिटवीन लाइंस, और इसका सही मीनिंग चुनना है। ऑप्शन दिया गया टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू लर्न क्विकली, टू लाफ एट और टू हैव गुड साइड। टू रीड बिटवीन लाइंस का मतलब होता है कि किसी भी बात के अंदर के मीनिंग को समझ। ध्यान देंगे जो बातें आपसे कही जाती हैं उस बात के कई मीनिंग निकलते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके किसी फ्रेंड ने अगर आपसे कहा कि क्या तुम्हारे पास 500 रुपए हैं, तो जनरली इसका मतलब तो यही है कि वो जानना चाहता है कि तुम्हारे पास 500 रुपए रहता है कि नहीं रहता है। जबकि इसका दूसरा मीनिंग क्या है, दूसरा मीनिंग ये है कि उसे 500 रुपए की जरूरत है और वो चाहता है कि आप उसे दो। अगर आपने उसे कह दिया नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं समझेगा कि नहीं है, इसका मतलब ये वो समझेगा कि इसके पास है, देना नहीं चाहता है। तो टू रीड बिटवीन द लाइंस मतलब किसी बात के अंदर के मतलब को समझना, कि बात के अंदर का जो बात है उसका मतलब क्या है भैया। तो टू रीड बिटवीन द लाइंस, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब जो छिपा हुआ अर्थ है, हिडन मतलब छिपा हुआ, मीनिंग मतलब अर्थ है, उसको समझना ही टू रीड बिटवीन द लाइंस का सही मीनिंग है। और रेस्ट जो तीन ऑप्शन है, टू लाफ एट किसी पे हंसना, टू लर्न क्विकली चीजों को तुरंत सीखना, टू हैव गुड साइड अच्छी चीजों को देखना, ऐसा जो मीनिंग है गलत है, सही आंसर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग है। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से सीखा होगा। नए नए कॉन्सेप्ट तो हम लेकर आते ही रहते हैं, आपको सिखाते ही रहते हैं, इससे आगे की चीजों को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।